मध्य प्रदेश शासन के नर्मदा घाटी विकास कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन का 12 शपथ ग्रहण के बाद प्रथम नगर आगमन हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी नगर के व्यापारी परिवार, राइस मिल एसोसिएशन और चौहान परिवार के द्वारा उनसे सौजन्य भेंट की गई। कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, यह सही नहीं है। मंत्रिमंडल में स्थान तीसरी बार शपथ ली है, यह बालाघाट की जनता और महाकौशल के मतदाताओं का प्यार है। कमलनाथ के बाद शिवराज सरकार का जो गठन हुआ, 5 से 5 मंत्री बने तो लोग आंख खोलकर देख रहे थे कि गौरीशंकर होगा, पर स्थान नहीं मिला। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं क्या दुखी, बालाघाट जिला हुआ था। ईश्वर को कुछ काम मेरे हाथ करना होगा, जो नियति में लिखा होगा कि और आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुझे लड़ने का भी अवसर मिला। ओबीसी आयोग का गठन 2 सितंबर 2021 को हुआ। 2 सितंबर 2023 को कार्यकाल समाप्त होने के 4 से 5 दिन पूर्व ही केंद्रीय नेतृत्व ने चिंतन कर चुनाव का जिम्मा मुझे दिया है। यह बीजेपी की सभा नहीं है, पर कांग्रेस के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि वह राष्ट्र को बचाना चाहते हैं तो बीजेपी का साथ दे। हमारी सफलता चंद्रयान है। वैज्ञानिकों ने भारत का मनोबल उठाया है। विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह महत्वपूर्ण नहीं है, भारत का गौरव बना रहे। इस विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ पर गुलाल लगाने आऊँगा तो धन्यवाद देना, क्योंकि उस दिन दिल्ली का मार्ग वाराणसी से गुजरेगा। मैं तो इतना जानता हूँ कि मंत्रिमंडल में स्थान तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह बालाघाट जिले की जनता का, महाकौशल के हमारे प्यारे मतदाता भाइयों बहनों का सम्मान। जब तीसरी बार माननीय कमलनाथ जी की सरकार के बाद पुनः शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व की हमारी सरकार बनी, तो जो 5-7 मंत्रियों ने शपथ ली, तब भी लोग आंख खोल के देख रहे थे कि कहीं इसमें हमारे बिसेन जी हैं नहीं। जब विस्तार हुआ तब तो आप लोग मान के चलते थे, क्योंकि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पहला नाम किसी का लिखता था तो आपका लिखता था। स्थान नहीं मिला, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझको क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि तो बालाघाट जिला हुआ था। लेकिन मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं, कुछ काम मेरे माध्यम से कराने का विधि में लिखा रहा हो, नियति में लिखा रहा होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि गौली प्रकरण से महाराष्ट्र का ओबीसी रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने का जिम्मा गौरीशंकर जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मिलेगा। ओबीसी आयोग का गठन 2 सितंबर 2021 को हुआ। अब 2 सितंबर 2023 को कार्यकाल समाप्त होने के 4-5 दिन पूर्व हमारी पार्टी के केंद्रीय और राष्ट्र के नेतृत्व ने काफी चिंतन मंथन करके फिर से चुनाव का जिम्मा दिया है। मेरी एक ही प्रार्थना रहेगी, पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये कोई बीजेपी की चुनावी सभा नहीं है, लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों से भी प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हूं कि राष्ट्र को बचाना है तो बीजेपी को जीतना है। जिसने आज तक कमल के फूल को वोट नहीं दिया, कम से कम देश के गौरव और विश्व के लोकप्रिय नेता मोदी जी को देखो, जो आज हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं। चंद्रयान हमारी सफलता, हमारे वैज्ञानिकों का न केवल मनोबल उठा रही है, भारत माता के मनोबल को उठा रही है, भारत माता के माथे को उठा रही है। अभी G20 आप हमारे मोदी जी का एक स्टेप तो देखिए, 22 से 29 तक होने वाले लोकसभा के 1 सप्ताह के लघु सत्र का इंतजार करिए। कोई बड़े फैसले हों, वो फैसले राजनीतिक फैसले कम, राष्ट्र हित के फैसले ज्यादा हो। मेरा आपसे कहना है
कौन व्यक्ति किस क्षेत्र से विधायक चुना जाए यह महत्वपूर्ण नहीं है। कौन व्यक्ति किस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से सांसद चुना जाए यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। कौन व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। कौन व्यक्ति भारत माता को वैभवशाली बना के रखेगा यह महत्वपूर्ण है। और ये आमदा, ये मानस, ये हिम्मत, ये जज्बा यदि देश के 140 करोड़ देशवासियों के माध्यम चुनने जाएंगे तो आग बंद करेंगे तो जब लाठी निकलेगी तो सिर्फ मोदी जी की निकलेगी और किसी की नहीं। इसलिए आज मैं वाराणसी की स्वागत सभा को मैं स्वागत सभा नहीं मानता, इसको कांटों का ताज मानता हूं। जब अगली बार विधानसभा चुनाव के बाद इसी स्थान पर वाराणसी विधानसभा क्षेत्र के विजयी भाजपा के उम्मीदवार को हम गुलाल लगाने आएंगे तब आपको धन्यवाद उस दिन देंगे, क्योंकि उस दिन दिल्ली का मार्ग वाराणसी से गुजरेगा। दिल्ली का मार्ग लोकसभा में लाल किले पे फहरने वाला प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त का ध्वज, हमारे देश के आन बान शान तिरंगा, और 26 जनवरी को इंडिया गेट पे महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से संविधान दिवस पर फहरने वाला तिरंगा हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जब फहराएंगी वो दिन हम आज याद करना चाहते हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वचन पत्र दिया उसे राजा दशरथ की परंपरा याद तो होगा, और यहाँ ऐसे लोग हैं जो रोज वचन तोड़ते हैं, ऐसे लोग कभी सम्मान नहीं पा सकते। मध्य प्रदेश चुनाव में बालाघाट की जवाबदारी बड़ी है, क्योंकि 52 वर्ष बाद मेडिकल कॉलेज वाराणसी बालाघाट रोड पर लॉ कॉलेज वारा और ब्रिज बनेगा। महाकौशल में हमें अधिक से अधिक विधानसभा पर अपने प्रत्याशियों को जिताना है। ये वे लोग हैं जो कहते थे हमने वचन पत्र जारी किया है, जिनको राजा दशरथ के वचन का ज्ञान न हो, जो वचन रोज तोड़ते हो, ऐसे लोगों को कभी जनता का प्यार इसलिए नहीं मिल सकता। ऐसे लोग लोकतंत्र में स्थान पा सकते हैं लेकिन आत्मिक सम्मान नहीं पा सकते। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश के होने वाले चुनाव में माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बालाघाट वालों का तो जवाबदारी बढ़ गया है। 6/2/1970 को मेरे गोदी में मेरे पिताजी के प्राण चले गए थे कि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था। 52 साल बाद एक पक्षी जल मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने वाराणसी विधायक प्रदीप जायसवाल का बिना नाम लिए कटाक्ष करते हुए कहा कि संचेती परिवार का बच्चा गया तो हमने देखा, और आपका विधायक को यहाँ से बताना चाहता हूँ कि माइनिंग फंड से पोस्टमार्टम गृह नहीं बनेगा, उसके लिए प्रदेश का फंड प्राप्त हो चुका है। हम जिला फंड बचाएंगे। राज्य से पैसा बालाघाट आ चुका है, टेंडर लग गए हैं। वाराणसी के अस्पताल में नया पोस्टमार्टम गृह बनेगा। जिला फंड कोई भी बांट देगा। राज्य से हमने फंड लाया है। मुख्यमंत्री का मूल विभाग नर्मदा घाटी विकास हमें मिला है, जिसका बजट 30,000 करोड़ का है। नर्मदा किनारे जितनी भी परियोजना है वह हमारे विभाग के अंदर है। हमारा प्रयास होगा कि जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से चर्चा कर डोकरिया चापा बने वाराणसी के किसानों को पानी मिले, और ज़रूरत पड़ने पर बरगी डैम का भी पानी लाया जाएगा। लोग बोलते हैं कि 40 दिन में क्या होगा, तो उन्हें पता है ना कि सर्जिकल स्ट्राइक में कितना समय लगा था। हमारे पास 40 दिन बहुत है। मुझे सुराना जी का भी फ़ोन आया कि प्रदर्शनी में असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके परिवार के साथ गलत किया गया है, जो अच्छा नहीं है, और यह सूचक है कि इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए प्रशासन को हिदायत दी है और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस बल बढ़ाया जाएगा। मैं आज आपके माननीय विधायक जी को बताना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से चीरघर नहीं बनेगा। प्रदेश का फंड उपलब्ध हो चुका है, उससे चीरघर बनेगा। हम डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड को बचाएंगे और उसका अन्य जगह पर उपयोग करेंगे। वाराणसी के लिए स्पेशल हमने हाड़े जो हमारे आयुक्त हैं उनसे पैसा ला लिया है। पैसा बालाघाट आ चुका है, टेंडर की कार्रवाई हो रही है, और बालाघाट में नया, हमारे वाराणसी में नया चील घर बनेगा। इसमें ये बात नहीं सोचना चाहिए जिले फंड को तो कोई भी बांट देगा था। प्रदेश से फंड हमने लाया है, और सरकार ने जब फंड लाया है तो प्राथमिकता प्रदेश के फंड की होगी। जिले के फंड को तुम कलेक्टर को कह के परसों ही कैंसिल कर देंगे। वो पैसा बचा करके दूसरी जगह पर खर्च होगा। और हमारे जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा हमें एक
चीर घर मिला है, वो भी हमारे वाराणसी के लिए मिला है, जो हमारे अस्पताल में बनेगा। आज इस अवसर पर मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, विकास में पार्टी को नहीं देखना है, विकास में हमको मेरा गांव या एरिया की बात नहीं करना है, बहुत से अब और काम करना है। समय कम है, बड़ा महकमा मुझे मिला है, अनेक बार माननीय मुख्यमंत्री के पास जो विभाग रहते हैं उनमें से मूल विभाग नर्मदा घाटी भी है। यदि मेरी याद सही है तो कभी काल छोड़ दें, वरना यह विभाग माननीय मुख्यमंत्री के पास रहा है। 30,000 करोड़ का बजट है। नर्मदा जी हमारे अमरकंटक से जो निकली हैं, इंदिरा सागर महेश्वर से लेकर के गांधी सागर में जो गिरती हैं, इसके दोनों किनारों पे बनने वाली सारी परियोजना हमारे विभाग के अधीनस्थ आती है। बिजली के तापघर हमारे अधीनस्थ आते हैं। और रीवा में जो हमारा टनल, हम अंडरग्राउंड टनल तोड़ करके नर्मदा जी का पानी पहुंचा रहे, वो भी हमारे पास है। समय कम है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जल संसाधन विभाग के माध्यम से फिर से हमारे जो डोकरिया चापा की फाइल को मुखन करें। फिर से हम अपने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी से बात करके वाराणसी के किसानों को पानी पहुंचाने के लिए, और जरूरत पड़ी यदि सर्वे में बरगी का पानी हमारे भीमगढ़ में और वैनगंगा में आ सकता है तो उसके लिए भी सर्वे के काम का 3 दिन पहले मैंने दिल्ली में जाके पत्र व्यवहार किया है, हमने काम चालू कर दिया है। लोग इसी समय क्या कहना है आपका? मुझे सुनाना जी का फोन आया था कि कुछ हमारे यहाँ पे प्रदर्शनी में परिवार के लोग हैं, असामाजिक तत्वों ने वहाँ पे जो हरकत की वो अच्छी नहीं थी। हमने पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया, लेकिन क्योंकि वो माइनर थे उनको छोड़ दिया गया। ये सूचक है, लेकिन इस तरह की घटना पुनः इसकी पुनरावृत्ति न हो, ये जिम्मा मध्य प्रदेश शासन के हमारी है। और हम पुलिस प्रशासन को हिदायत दे चुके हैं, पुनः देंगे कि किसी भी तरह का कोई अशांति का वातावरण पैदा होगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाव बहुत लंबे समय से पुलिस बल की कमी है, बढ़ाएंगे पुलिस बल बढ़ाएंगे। चलो। और जैसा सानू सिंह ने भाव के बारे में बताया, वास्तव में एक ऐसी शख्सियत चरवैती चलते रहो। जीवन का अपना दृष्टिकोण, लोगों की सेवा, लोगों के दुख दर्द को दूर करना, ऐसे हमारे भाव हैं। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि गौरीशंकर बिसेन को इस जिले का बच्चा बच्चा, माताएं बहनें पहचानती हैं। और दूसरी बात यह है कि भाव तक पहुंचने के लिए किसी को कोई संकोच नहीं है। देर रात, आधी रात, सुबह, और भाव भी ऐसे हैं कि अपनी प्रजा का ध्यान पुत्रवत रखते हैं। ये भाव की खासियत है। अभी हमने देखे कि किस तरीके से भाव ने पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य को संभाला इस प्रदेश में, और पिछड़ा वर्ग को उनका अधिकार दिलाने का कार्य गौरीशंकर जी बिसेन ने किया। इसके लिए भाव का मैं हृदय से आभारी हूँ। भाइयों बहनों, अभी हमारे यहाँ जो 2 दिन पहले घटना हुई, जिस तरीके से और अनसोशियल लोगों ने अराजकता का वातावरण पैदा किया, उसमें हमारे व्यापारी बंधुओं का जबरदस्त सहयोग रहा। और हमारे छोटे भाई अभिषेक ने इस पूरे मामले में और बहुत अच्छा सूत्र संचालन किया। लोगों को समझ में आया कि अब व्यापारी भी चुप बैठने वाला नहीं है। इसके पीछे मैं अभिषेक भैया के साथ गौरी भाव के पास गया था। इस पृष्ठभूमि में गौरीशंकर बिसेन भी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि गौरी भाव भी वही है। मैं एक बात आपको बता